आज हम लोग नागी डैम में हैं और हमारे साथ संदीप जी हैं जो बर्ड गाइड हैं यहाँ के। अच्छा संदीप जी, यहाँ पे कितने तरह के वैरायटी के पक्षी आते हैं यहाँ पे, और ये डैम कब कैसे बना है? सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं जमुई फॉरेस्ट डिवीजन से बर्ड गाइड हूँ। मैं आपको आज नागी और नकटी पक्षी आसनी के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा कि ये नागी नकटी पक्षी आसनी जो है ये प्रसिद्ध क्यों है, आखिर ये इतनी लोकप्रिय क्यों होती जा रही है। सबसे पहले जो नागी नकटी हमारा दो अलग अलग आर्द्र भूमियाँ हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम होने की वजह से नागी नकटी को एक साथ बोला जाता है। अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये है नागी बर्ड सेंचुरी। नागी बर्ड सेंचुरी में टोटल 180 टाइप की पक्षियाँ यानी 180 प्रजातियाँ की पक्षियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें हमारा 96 माइग्रेटरी बर्ड हैं, बाकी जो हमारे शेष वर्ड हैं वो हमारे रेसिडेंशियल वर्ड। तो 96 जो माइग्रेटेड आते हैं, वो बाहर से विदेश से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? देखिए सर, ये क्या है कि सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पक्षी माइग्रेट करते हैं वो हमारा सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करते हैं। सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करने वाली पक्षी जो होता है हमारा, उसका नाम है बार रेडेड पूछ, रेडी सेल डक, यूरेशियन पूट, नॉर्दर्न सॉबलर। ये जो हमारा है वो यूरेशियन सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आती है यहाँ पे। कुछ साइबेरिया से भी आती है। जैसे हमारे यहाँ पे 6 कंट्री से यहाँ पे पक्षियाँ आते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सेंट्रल एशिया से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, चाइना से आते हैं, मंगोलिया से आते हैं। तो ये सब क्षेत्र से पक्षियाँ माइग्रेट करके विंटर सीजन में नागी नकटी पक्षी आसनी में आते हैं। तो आने का मकसद क्या होता है? देखिए, सबसे मेन मकसद क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे विंटर आता है, जब हमारे यहाँ पे ठंड पड़ रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि उनका जो हैबिटेट होता है, उनका जो आवास होता है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ना चालू हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे ठंड पड़ता है तो उसके टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो क्या होती है कि जो उनके वेटलैंड होते हैं, जो उनकी आर्द्रभूमियाँ होती है, वो पूरी तरह से पत्थर की तरह बर्फ हो जाते हैं, जिसके ऊपर से आप ट्रक अगर आप गुजारो तो उस पर ट्रक भी गुजर जाएंगे। माइग्रेट करके यहाँ पे हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो मछलियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। तो जो हमारे जल में जो जलीय वनस्पतियाँ होते हैं, तो वो जल जमने की वजह से उनके भोजन भी जम जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो भोजन नहीं कर पाते, उनका आवास नष्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम में वो क्या करते हैं कि ठंडा तो हो लेकिन कम ठंडा हो, तो ऐसे क्षेत्र में वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो पक्षियाँ प्रवास करते हैं, तो वो हमारे जो मार्ग है उनका प्रवास करने का, वो है ईस्ट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जिसको हिंदी में एशियाई दक्षिण एशियाई फ्लाईवे के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर माइग्रेटेड आते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि मुझे नागी डैम आना है? देखिए, क्या होता है कि पक्षियों को याद करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है इंसान से। तो वो क्या करता है कि जब वो माइग्रेट करके हमारे यहाँ पे आते हैं, जैसे हमने अभी बता रहा था कि ईस्ट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से हमारे यहाँ पे वो प्रवास करके आते हैं, तो उस ईस्ट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रास्ते से जब वो फ्लाई करते हैं तो वो कुछ चीज़ों को लैंडमार्क बनाते हैं। जैसे कोई पहाड़, ऊंची चोटी हो गया, या कुछ पेड़ हो गए, या कुछ आर्द्रभूमियाँ हो गई। जैसे वो अगर एक बार फ्लाई किया तो अगर वो थक जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए 5 दिन 6 दिन के लिए कुछ जो बीच में आने वाली जो वेटलैंड होते हैं, जो डैम होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसमें वो रेस्ट करते हैं। एक पक्षी का जो लाइफ होता है, हाँ, कितना होता है, मतलब मोटा? देखिए, पक्षियों का लाइफ जो स्पेंड होता है वो 15-16 साल से ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये काफ़ी समय नहीं है। ठीक है, काफ़ी, जैसे कि ये जो हमारा देख सकते हैं नागी नकटी बर्ड सेंचुरी का जो हमारा लोगो बर्ड है, ये बार रेडेड पूछ, जिसको हिंदी में मोगली सवन के नाम से जानते हैं। ये पक्षी की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जहाँ पे मनुष्य 12,000 फीट की ऊंचाई पे ऑक्सीजन लेने की क्षमता होता है, वहाँ पे ये पक्षी 33,000 फुट यानी हिमालय का 3 गुना ऊंचाई तक ये उड़ान भरता है। हाँ, और बिना रुके हुए एक बार में 7 से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये 12,000 फीट की ऊंचाई के बाद जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है तो ये ऑक्सीजन लेता कहाँ से होगा? तो इनकी जो शारीरिक बनावट ऐसी की गई है, इनकी शारीरिक रचना ऐसी की गई है कि इनके शरीर के अंदर में 2 एयर बैग होते हैं, और उस एयर बैग में ये ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता रखता है। और जब ये 33,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरता है, जब इसको ऑक्सीजन जरूरत होता है तो उसी एयर बैग से अपने बॉडी में ऑक्सीजन रिलीज करता है और अपने फैट को, क्योंकि जब ये माइग्रेट करने वाला होता है तो ये पहले क्या करता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो चीज़ों को खाता है और ये फैट अर्न करता है। और जब इसको एनर्जी के रूप में फैट और ऑक्सीजन सिलेंडर इसको लंबी दूरी और लंबी ऊंची उड़ान भरने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो विमान में हम लोग करते हैं, विमान से भी ऊपर संताप मंडल आप कह सकते हैं, उसके ऊपर भी ये उड़ रही है बिना ऑक्सीजन के, और बिना ऑक्सीजन और बिना एयर का ये मतलब, और ये लंबी दूरी तय करने के लिए भी एक अपना ये तरीका अपनाता है कि हमेशा एरोडायनेमिक शेप, यानी जो सबसे पहला पक्षी होता है वो हवा काटने का काम करता है और उनके पीछे वाले जो उनके ग्रुप मेंबर होते हैं वो बस फ्लाई करते रहते हैं। और जब एरोडायनेमिक हमेशा तीर के शेप में आते हैं। जो पहला पक्षी जो लीड कर रहा होता है, अगर वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के बाद वो
अगर वो थक जाता है तो वो उससे पीछे हो जाता है और उनके पीछे वाला आगे निकल आगे हो करके जाता है। फिर वो ग्रुप लीड करता है, जिससे मतलब क्या इतना मतलब संतुलित तीनों लोग का है। संतुलित। इसी कारण तो ये 7-8 हज़ार किलोमीटर की दूरी एक बार में एक उड़ान में भर पाता है ना। और इनका पक्षी का नाम नागी। नहीं, इस पक्षी का नाम है बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज इस पक्षी का नाम पड़ने का रीजन ये है कि इनके जो एब्रो होते हैं, सुपरसिलियम होते हैं, इनके ऊपर 2 ब्लैक लाइनिंग होता है, जिसके वजह से इसको बार हेडेड गूज, और गूज यानी हंस प्रजाति का। और ये कब आती है? ये हमारे यहाँ पे लास्ट अक्टूबर से आना चालू होता है और 15 मार्च तक यहाँ पे रहते हैं। अभी भी अगर आप नागी नकटी अगर आप लाइट में आए होते तो ये आपको नागी नकटी के ऊपरी भागों में काफ़ी संख्या में दिखाई देता है आपको। अगर आप कह सकते हैं कि तो पक्षियों का ये स्वर्ग है, क्योंकि नागी नकटी में जितने भी टाइप की पक्षियाँ होते हैं, और सबसे बड़ी खास बात तो ये होता है ना कि जो बार हेडेड गूज होता है ये पूरे वर्ल्ड का 3% सिर्फ नागी नकटी माइग्रेट करता है, जिसके वजह से हमारा जो नागी नकटी आर्द्रभूमि है, जो वेटलैंड है, ये रामसर साइट के लिए चेक। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी और उसके बाद भी हम लोग इसको हम टूरिस्ट की तरह नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार का सबसे पहला पक्षी महोत्सव यानी जो बर्ड फेस्टिवल है वो हमारे नागी आश्रमीय पे ही मनाया गया था 15 से 17 जनवरी। अच्छा, इसको कब सेंचुरी इसको देखिए बनाया गया था? ये 1984 में ये सेंचुरी हो गया था, लेकिन इसकी तरफ पूरी तरह से इस पे नियम कानून लागू नहीं हुआ था। 2004 में ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो गया कि इसमें कोई भी लोग अवैध रूप से नहीं घुस सकते हैं, या इसमें जाल नहीं लगा सकते, या इसमें शिकार नहीं कर सकते। मतलब आप कह सकते हैं पूरी तरह से बंद है। मतलब कोई किसी को अब इसमें कोई नहीं। अब इसमें अगर आप देखे होंगे कि अब जब गेट से आए होंगे तो आपको 10 रुपये का टिकट का वो लेना पड़ता है, तो वो टिकट नहीं है, वो हमारा परमिशन है कि आपको फॉरेस्ट सर्विस एक परमिशन देती है कि आप इस परमिशन जो आप परमिशन पे करते हैं उस परमिशन के थ्रू आप एक सीमित क्षेत्र में नागी को घूम सकते हैं। बस इतना ही। हाँ। और ये पूरा लैंड जितना एक्वायर है, जितना एरिया में जैसे रहते हैं। नागी आप देखेंगे तो नागी हमारा जो है वो 1.91 वर्ग हेक्टेयर में है और नकटी हमारा 2.31 वर्ग हेक्टेयर में है। और ये पक्षियाँ आर्द्रभूमि के साथ साथ जो हमारे आइलैंड हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर एरिया है, जो हमारे फॉरेस्ट लैंड है, वो सब में भी ये रेस्ट करने के लिए अपने उस जगह को चूज करते हैं। थैंक यू संदीप जी, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया आज नागी के बारे में। तो मैं यही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि दर्शक देखिए, क्या है कि हमारे बिहार में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जाते हैं देश विदेश घूमने के लिए, अपने शहर, अपने गाँव, अपने कस्बे को भूल जाते हैं। तो मेरा कहना है कि बिहार में भी बहुत कुछ है और हम लोग को चाहिए कि हम लोग देखिए, झाझा प्रखंड में है पड़ता है, ये जमुई क्षेत्र है, और यहाँ इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतने सारे चीज़ें हैं, वन्य अभयारण्य है, और हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं देश विदेश घूमने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से है, बिहार वासियों से, कि कभी यहाँ भी आएँ, नागी डैम आएँ और देखें यहाँ की खूबसूरती को कि 132 या 150 तरह की प्रजातियाँ पक्षी यहाँ पे आवास में रहती हैं। अगर हम लोग बोले तो 60-70% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप कभी अपने वर्ल्ड लाइफ या वर्ल्ड वॉचिंग करके देखिए, आपका 30% डिक्रीज कर। थैंक यू संदीप जी। ये संदेश चला गया कि डिप्रेशन अगर हमको दूर करना है तो हमको कुछ पल यहाँ के गुजारना होगा। जरूर। और अगर गुजारते हैं तो हमको सीखने को मिलेगा, और हम सबको सीखने को मिलेगा कि कैसे ये पक्षी अपने आप को डेवलप करता है और तो हम क्यों नहीं कर सकते, इंसान क्यों नहीं कर सकता। जी हाँ। आपको वाटरवर्ड दिख गया, वाटरवर्ड दिखा, या तो फिर ऐसे वाटरवर्ड दिखा, तो आप इससे वाटरवर्ड को देखकर पता कर सकते हैं कि यहाँ के क्षेत्र में करीबन 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पानी जरूर होगा, जिसकी वजह से ये पक्षी दिखाई दिया है। जैसे अगर एक हमारे यहाँ पे ओरिएंटल हनी बिजार्ड आता है, जिसको हिंदी में मधुआज कहते हैं, अगर वो पक्षी दिख गया तो उस पक्षी को देखकर आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मधुमक्खी का छत्ता जरूर लगा होगा, तभी ये पक्षी दिखाई। कितनी बड़ी पक्षी होती है वो चील होता है, हाँ, जो साइबेरिया से आता है हमारे पास, उसको ओरिएंटल हनी बिजार्ड के नाम से जानते हैं, और वो मधुमक्खियाँ उनका मुख्य फूड होता है और उन मधुमक्खियों को मार के खाने का काम करता है। तो कि पूरे नेचर को बैलेंस करने का काम करता है। जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा इंडियन कर्सर है, ये जो नीचे वाला जो पक्षी देख रहे हैं ये इंडियन कर्सर है। अगर ये पक्षी आपको दिख गया तो समझ जाइए कि वो पथरीला क्षेत्र है, क्योंकि ये पक्षी आपको हमेशा पथरीले क्षेत्र में ही दिखाई देंगे। जैसे सेमी ग्रासलैंड होगा या तो फिर वो रॉकी हिल्स होंगे, तो ऐसे में ये आपको पक्षी दिखाई देंगे। ये जो पक्षी है इसका नाम है रेडी सेल्डर, जिसको हिंदी में सुरखावे चकवा कहते हैं। और ये पक्षी का एक अलग ही खास बात होता है, क्योंकि ये पूरी जीवन काल में अपने पैर के साथ ही जिंदगी काटता है। अगर इनके मेल या फीमेल में किसी एक का किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है तो ये दूसरा बिना खाए पिए रहता है और अपना जान को त्याग देता है। और ये एक शुद्ध शाकाहारी पक्षी होता है जो सबसे ज़्यादा अनाज खाना पसंद करता है और जलीय घास
हम लोग आज लोग पैसे के लिए बाकी चीज़ के लिए लड़ते हैं, ये पक्षी को हम लोग एक सिखा रहे हैं संस्कृति। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि ये पक्षी जो रेडी सेल डक है, इसमें एक इंसानी गुण होता है जो ये इंसानों की तरह सोच सकता है और समझ सकता है। अगर ये डिप्रेशन में होगा, टेंशन में होगा, तो इनका जो कॉल होगा किसी बच्चे का रोने जैसा आएगा। लेकिन अगर ये खुशी माहौल में होगा तो इनकी जो सिंगिंग की आवाज़ आएगी वो किसी बच्चे के हंसने के जैसा आएगा। ये उसी का पेयर है, ये मेल है और ये फीमेल है। जो मेल होंगे वो ज़्यादा डार्क होगा और जो फीमेल होगा वो उनकी थोड़ी कलर फीकी होगी। ये है येलो क्रिस्ट बुलबुल इसको बोलते हैं, और ये येलो बुलबुल के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसी पक्षी है जो हमेशा फलदार वृक्षों पर पाए जाने वाली पक्षी होता है। ये कहाँ से माइग्रेटेड होता है? ये माइग्रेट यूरोप साइड से आते हैं। ये ब्लैक विंगेड काइट, जिसको हिंदी में कपासी चील कहते हैं, और ये हमारा रेसिडेंशियल बर्ड है। और ये एक शिकारी पक्षी है जो तुरंत मारी हुई चीज़ों को खाना पसंद करता है, यानी ये सड़े गले चीज़ों को नहीं खाता है। ये है बार-हेडेड गूस, जिसको मोगली सवन या राजहंस कहते हैं, जो हम बता रहे थे। ये 33,000 फीट की ऊंचाई का उड़ान भरता है और बिना रुके हुए एक बार में 7 से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये हमेशा एरोडायनेमिक शेप में फ्लाई करता है। ये सुरखाब देखने में काफ़ी खूबसूरत बर्ड होता है। सुरखाब का पर लग जाना मतलब इतनी खूबसूरत दिखना कि आप, और भी ये कहा जाता है अगर ये इसी पक्षी को देख के बोला, हाँ इसी का नाम है, इसी का नाम सुरखाब है। और इसी पक्षी को देख के ये कहा जाता है कि अगर आपका सुरखाब आपको दिखता है तो आपका पूरा दिन शुभ जाएगा। मतलब हम लोग बचपन से सुनते थे सुरखाब का पर लगा हुआ है, चकवा या चकई जो होता है वही है, ये वही पक्षी है। ऑस्प्रे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बर्ड होता है। ये क्या करता है कि पानी के ऊपर ये घूमता रहता है और जैसे इसको मछली दिखा, ये 15 से 20 फीट पानी के नीचे चला जाएगा ड्राइव मार करके, और मछली को लॉक करके अपने पैर में फिर वापस ले जाएगा। और ये पक्षी यहाँ आती है? हाँ, ये ऑस्प्रे काफ़ी संख्या में आते हैं यहाँ पे। ये रेड क्रिस्टेड पोचार्ड, जिसको हिंदी में लालसर कहते हैं, और ये जलीय वनस्पतियों को खाना इनका मुख्य फूड होता है। लेकिन अच्छा, ये लालसर जो है, यहाँ के अलावा भी देखते हैं कि लालसर एक ऐसी पक्षी है जो आपको हमेशा छोटे मोटे तालाबों में भी दिखते हैं। और ये मंगोलिया का पक्षी है जो बहुत सारी संख्या में माइग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको हर जगह, वैशाली में भी कुछ जगह में, वैशाली और पूर्वी चंपारण में तो इसकी काफी संख्या हंटिंग भी हो रहा है। इनकी हंटिंग कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं। लालसर लोगों में मान्यता होती है कि ये लालसर होता है जो गर्म होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो विदेशी चिड़िया होता है, मेरे कहने का मतलब है कि जो पक्षी हमारे यहाँ आते हैं कि चलो हम यहाँ पे अपनी प्रजाति बढ़ाएंगे, हम अपनी खुशी से रहेंगे, उससे हम लोग साथ नहीं। अगर आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, अगर इनके फैमिली मेंबर से किसी का एक का भी अगर एक्सीडेंट से मौत होता है तो उस जगह को ये त्याग देगा, उस जगह पे फिर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इनके मन में बैठ जाता है ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है। और दूसरा क्या होता है ना कि ये प्रवासी पक्षी को नहीं खाना चाहिए। अगर प्रवासी पक्षी का आप खाते हैं तो आपको जो N1H1 वायरस जो होता है, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये इनसे ही फैलते हैं, क्योंकि ये दूसरे कंट्री से बीमारी को लाने का भी तो काम करते हैं ना। आपने बहुत बड़ी बात बताई। ये ग्रे लेग गूस है, जिसको कलई हंस के नाम से जानते हैं, और ये भी 33,000 फीट की ऊंचाई को उड़ान भरता है। ये भी पानी में रहता है कि आकाश में? नहीं, ये वाटर बर्ड है, ये पानी में रहते हैं। बार-हेडेड वो जो ग्रे लेग गूस, दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, हाँ, लेकिन इसके जो कलर होता है वो डार्क होता है, और जो इसके चोंच होते हैं वो ऑरेंज होता है, और पैर ऑरेंज होता है। बाकी बार-हेडेड गूस सफेद और व्हाइट होता है, उनके पैर ऑरेंज। जो आप बताते विमान कितने दूर उड़ते हैं? ये विमान से भी ऊपर उड़ते हैं, 33, यानी हिमालय का तिगुना ऊंचाई। आप समझ सकते हैं कि समताप, इसलिए ये दिखते नहीं है, जब आते हैं तो दिखते नहीं नहीं। अगर ये आप आते हैं तो जब ये माइग्रेट कर, जैसे कि माइग्रेट करके आ गए और इस वेटलैंड से कहीं आसपास के क्षेत्र में गए, जैसे एग्रीकल्चर एरिया में गए धान खाने के लिए, जल खाने के लिए, तो ये आपको दिखेंगे, और इनका कॉल होता है पैक 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 पैक, ऐसे करके चलते हैं और पूरे ग्रुप में चलते हैं, और आपको हमेशा तीर के शेप में दिखाई देगा। ये ग्रीन बीट टिल, और ये बहुत रेयर बर्ड होता है, और ये काफ़ी संख्या में आप यहाँ पे इस वर्णाली में देखा जाए। देखिए, ये पक्षी कहाँ से आती है, माइग्रेट होती है? ये काजाकिस्तान और यूरोप के जो, हाँ, रसिया, मतलब हाँ, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो उनके बॉर्डर साइड जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ से आते हैं। देखिए, बार-हेडेड गूस और ग्रे लेग गूस का एक साथ फोटो। पक्षियों में जो मेल होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मतलब ज़्यादा डार्क होते हैं और कलरफुल होते हैं, और फीमेल नहीं होती है। ये ऑस्प्रे ऐसे ही बैठे रहते हैं और पानी में देखते रहते हैं, और जैसे मछली दिखा 3 से 4 केजी मछली को लेके ये उड़ जाएगा। ये नॉर्दर्न सोबलर, इनके जो चोंच होते हैं वो फावड़ा जैसे होते हैं, और ये ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना पसंद करते हैं, और ये छिछले पानी में रहना पसंद करते हैं, और जो छिछले पानी के जो घास होते हैं उनको ये खाने का काम करते हैं। तो सिर्फ घास ही खाते हैं? हाँ, ये घास खाते हैं। ये बूटेड ईगल, ये एक शिकारी पक्षी है जो
220 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से किसी पक्षी का शिकार कर सकते 220 किलोमीटर। हैं। यहाँ पे तो पेरेग्रीन फॉल्कन भी देखा जाता है जो 390 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से किस पक्षी को मार सकता है। ये बार-हेडेड गूज है, ये देखिए एक पेयर है इनका। इसमें मेल और फीमेल पहचान करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। पेरेग्रीन फॉल्कन जिसकी बात कर रहा था मैं, 390 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और ये इतना खूंखार होता है कि ये बड़े बड़े अपने से बड़े पक्षी जैसे ये बार-हेडेड गूज है ना, इनको भी मार देगा। उनको भी मार देगा। ये नहीं देखता है कि ये साइज में क्या है, ये क्या है, क्योंकि ये इतना तेज से अटैक करता है कि ये फ्लॉक से किसी चीज को लेके उड़ जाएगा। 390 किलोमीटर तो स्पीड है, वो तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। ये रेड पिस्टेड पोचार्ड का फ्लॉक है। और ये भी पटना के एक डॉक्टर साहब हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर वरुण कुमार, उनके द्वारा ये फोटो खींचा हुआ है। चलिए, आपने अच्छा बताया। ये नॉर्थन पिनटेल जो होते हैं उनके पीछे एक पंख निकला होता है वो पीन की तरह, जिसके वजह से इसका नाम पिनटेल रखा गया है, जिसको हिंदी में सिंक पर के नाम से जानते हैं। ये देखिए रेडी सेल्डर, बार-हेडेड गूज एक साथ कैसे इस डाटलैंड में घूमते रहते हैं। देखिए कैसे गाय भैंसों की तरह चढ़ते रहते हैं, मतलब घासों को। ये मलाड है, ये बहुत रेयर बर्ड है। ये पूरे 10,000 8,000 के तो संदीप जी, आपको मतलब जितनी भी स्पीसीज है 132, वो सारी जानकारी आपको है कौन सी पक्षी की, और भी इनसे आप देख के मतलब देख के बता सकते हैं कि पक्षी कौन सी ये कौन सी पक्षी है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं और भी स्पेशली ढूंढता रहता हूँ, जो मेरे लिए नया दिखता है वो मेरे लिए लाइफर होता है। मतलब कि अगर नई कोई पक्षी दिखेगी तो आप जरूर बता मैं सकते उसे ईवेंट पे चलाऊंगा और हमारा नागी और नट्टी का बर्ड की लिस्ट भी बढ़ेगी और हमारे लिए भी पक्षी की लिस्ट बढ़ेगी। ये बबूना बोलते हैं इसको, और ये एक फ्लाई कैचर है जो उड़ती हुई चीज़ों को पकड़ के खाने का काम करता है, जैसे मक्खी हो गया, मक्खर हो गया, इसको इसीलिए इसका नाम फ्लाई मतलब मक्खी और केचर। ये भी माइग्रेटेड ही होते हैं, मतलब बाहर से ये माइग्रेटेड होते हैं, माइग्रेट करते हैं। ये ब्लैक वुडेड ओरियल, ये हमेशा आपको फाइटस प्लांट पे दिखाई देगा। फाइटस प्लांट मतलब हो गया वैसे प्लांट जिस प्लांट से कोई तरल पदार्थ आता हो, जैसे पपीता का पेड़ हो गया, पीपल का हो गया, जिससे दूध आता हो या कोई ऐसा तरल पदार्थ आता हो। ये बबूना है, ये फ्लाई कैचर। इन लोगों के आने और जाने का क्या समय देखिए, होता जो हमारे प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पे विंटर पड़ना चालू होते हैं, जैसे लास्ट अक्टूबर से हमारे यहाँ पे पक्षी आना चालू हो जाते हैं, और ये आपको फर्स्ट मार्च या 15 मार्च तक यहाँ पे रहते हैं, और फिर ये पुनः है? जब इतने सारे पक्षी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती होगी। देखिए यहाँ पे ये बर्ड सेंचुरी में अगर आप आते हैं तो आपको कई तरह के पक्षियों का कलरव आपको एक साथ सुनाई देंगे, जिसमें कई तरह के हमारे रेसिडेंशियल बर्ड होंगे, माइग्रेटरी बर्ड होंगे, तो ये कलरव आपको हमेशा यहाँ पे सुनाई देंगे। और आपने कहा था कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे अवसाद से वो बच जाते हैं, बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं या आप अपने आप में एक नई ऊर्जा पाना चाह रहे हैं, कि अगर आप जैसे कि आप काम करके थक गए हैं या तो फिर कुछ टेंशन से आप थक गए हैं, तो आप एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आकर घूमें और देखें, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एक मतलब अगले काम करने के लिए आपको एक नई ऊर्जा आपको आपके शरीर में। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देखिए आपने एक बताया कि कैसे एक पेड़ अगर एक मरता है तो दूसरा भी मर जाता है। जैसे रेडी सेल्डर के बारे में हमने हाँ, जैसे आपने बताया, सुरखाओं के बारे में बताया आपने, कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बताया जो आज हम हमारी इंसानियत को सिखा रहे हैं। जी हाँ, और हम लोग भूल गए हैं वो अपने आप को। पक्षी देखिए, इंसान जो है वो अपनी इंसानियत भूल रहे हैं, लेकिन पक्षियाँ अभी भी हमारे लिए अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अगर पक्षियाँ हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे तो कई तरह की समस्याएं हो जाएंगे। बस इतना सा आप समझ लीजिए कि पक्षी है तो इंसान है, अगर पक्षी मतलब नहीं संतुलन है तो बना हमारा, जो हमारा क्योंकि वो फूड चेन में हमारा एक वो अहम रोल निभा रही है, जिसकी वजह से कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हमारा पर्यावरण वो संतुलित है। जो हम लोग आज झेल रहे हैं, कोरोना, ये सब चीज़ें हैं जो भी हैं, अगर उसको हमको बैलेंस करना है तो ये सब चीज़ों को ठीक रखना होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पक्षी हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन पक्षियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात एक हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने एक ये स्लोगो बोला था कि अगर पक्षी अगर संग है तो जीवन में रंग है। अगर पक्षी बहुत अच्छी बात आपने कही, पक्षी अगर संग है तो जीवन में रंग है। चलिए इसी बात के साथ संदीप जी आज आपसे विदा लेते हैं, और कभी किसी दिन में आपसे जरूर मुलाकात आइए करेंगे। और देखिए, कभी दिन में आकर देखिए नागी नट्टी पक्षी आसन ये कितना काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये क्यों है, और इनकी खूबसूरती आखिर क्यों इतना बढ़ती जा रही है। नहीं, मैं विशेष आपसे जरूर जानकारी लूँगा दिन में, किस दिन, लेकिन अभी फिलहाल इतना काफ़ी है मेरे लिए, ताकि लोग जान सके बिहार में यहाँ पे कितने तरह के पक्षी आते हैं और कितने संख्या में आते हैं।